हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं कॉमन एरर्स, जो कि अरिहंत पब्लिकेशंस की एक बुक है होटल मैनेजमेंट। वहीं से ये सारे कॉमन एरर के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। सभी क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्यूशन करूंगा मैं। हर एक बारीकी, ग्रामर की जो भी बारीकी है वो सारी कुछ सिखाने की मैं कोशिश करूंगा। तो ध्यान से बिल्कुल शांत तरीके से वीडियो को देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, फिर आपको रूल समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यू कैन नॉट विदड्रॉ ऑल योर मनी अंटिल यू गिव अ प्रायर नोटिस। क्वेश्चन तो बहुत सारे, बट हमने सेट के हिसाब से बनाया, छोटे छोटे सेट में मैं आपको करवाऊंगा ये सारे क्वेश्चन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ऐसे ये बुक में जो टाइपिंग है, यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा कि कैन और नॉट कभी भी दो अलग अलग शब्द नहीं है, ये इकट्ठे लिखे जाते हैं, यानी आप इनको कैन नॉट एक ही साथ लिखते हैं। अब कैन नॉट एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। देखिए, अगर आपने ग्रामर नहीं भी पढ़ा है तो भी मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझा दूंगा कि अगर मॉडल एक्सिलरी वर्ब है तो इसके साथ वर्ब की V1 फॉर्म आएगी। तो विड्रॉ आपका फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे सही है। ऑल योर मनी, देखेंगे ऑल के बाद जनरली ऑल एक डिटरमिनर है, तो कभी भी आप ऑल का यूज डायरेक्ट यूज नहीं करते। ऑल बॉयज आप नहीं बोल सकते, ध्यान रखिएगा। ऑल बॉयज ग्रामेटिकली गलत होगा, क्योंकि ऑल एक ऐसा डिटरमिनर है जो अपने साथ एक और डिटरमिनर लेता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं प्री डिटरमिनर। ऑल को क्या कहते हैं हम? प्री डिटरमिनर। तो ऑल होगा, फिर जनरली यहां पर आप आर्टिकल लिखते हैं या आप पजेसिव डिटरमिनर लिखते हैं। अब क्या होता है आर्टिकल, आप सभी को पता है आर्टिकल होता है हमारा ए, एन और द। तो बेसिकली आर्टिकल में ऑल ए नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? द। तो हम यहां पर डायरेक्टली ये फिक्स कर दें कि यहां पर क्या लिखेंगे? हम द लिखेंगे। या तो आप पजेसिव डिटरमिनर लिखते हैं जिसमें आपका आता है माई, योर, एटसेट्रा, आवर, हिज, हर, एटसेट्रा। तो ऑल बॉयज गलत होगा, इसको हमें लिखना पड़ेगा ऑल द बॉयज या ऑल माई बॉयज। कुछ इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, ऑल माई बॉयज। तो यहां पर भी सही लिखा हुआ है। मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो भी सही है। अनटिल, अब आते हैं कि एक कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है अनटिल। अनटिल जो कंजंक्शन होता है वो टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल्स दूं कि वेट until I return, wait until I return। तो जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक आप क्या करते रहिएगा? इंतजार करते रहिएगा। तो यहां पर until से हम टाइम के बारे में बता रहे हैं, लेकिन क्या यहां पर भी टाइम के बारे में बताया जा रहा? थोड़ा इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। until you give a prior notice, तो यहां पर you give a prior notice एक कंडीशन दिया हुआ है। ये टाइम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बल्कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कंडीशन को। तो जब कंडीशन को देगा तो यहां पर अनटिल नहीं बल्कि अनलेस का इस्तेमाल करना होगा। आई होप पहला पॉइंट आपको, पहला क्वेश्चन सारा पॉइंट्स इसमें समझ में आ गया। एक और चीज मैं आपको बताता हूं अनटिल और अनलेस को लेकर के कि हमारे पास इससे भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। अनलेस और अनटिल जब लिख दिया जाएगा, एक तो अनटिल की स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा, डबल एल नहीं होता, सिंगल एल होता है। तो इनके बाद का जो भी सेंटेंस होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस होगा। मतलब कहने का हुआ कि अगर आप लिखते हैं कहीं ऐसा कि अनटिल यू कैन नॉट कम, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको सिंपल लिखना है अनटिल यू कम, यानी कि अनटिल वाला हिस्सा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो पहले वाले पार्ट में जो एरर है मिला हमें बी पार्ट में, जहां पर अनटिल को हमें क्या करना पड़ेगा? अनलेस करना पड़ेगा। आई होप पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बिल्कुल डिटेल में मैं बता रहा हूं और कोशिश करिएगा आप इसको अच्छे से समझते चलिए। नेक्स्ट आते हैं, यू शुड बिहेव विद अदर्स द सेम वे विच यू वुड एक्सपेक्ट देम टू बिहेव विद यू। अब देखिएगा कि यू शुड बिहेव, अगेन एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, तो इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी है? V1 फॉर्म। विद अदर्स, तो बिहेव के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है? विद अदर्स। तो ये पहला पार्ट में कोई भी एरर नहीं है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। द सेम, तो देखिएगा द सेम के बाद हमें एक याद रखनी है कि जब भी आप द सेम देखेंगे
द सेम के बाद दो कंजंक्शंस आप जनरली, वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो यूज होता है, या तो आप इसके बाद दैट लगाते हैं या आप एज लगाते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर हमको क्लॉज लिखना हो, आगे एक सेंटेंस लिखना हो, तो हम क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। द सेम के बाद बता रहा हूं कि अगर द सेम लिखना है तो इसके बाद हम या तो दैट लगाएंगे या एज लगाएंगे। तो एग्जाम में हमें एरर तो बताना नहीं होता कि कौन सा क्या एरर है, हमें तो पार्ट सहित पार्ट हमें सेलेक्ट करना कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि सर द सेम लगा है और आगे क्या लगा है, विच। ये गलत है, इसके जगह पे हम क्या लगा देंगे, दैट। दैट तब लगाइएगा जब क्या लिखा हो आपका एक क्लॉज, जैसे लिखा है ना, यू वुड एक्सपेक्ट देम टू बिहेव विद यू। तो यहां पर ये पूरा का पूरा एक क्लॉज है। क्लॉज का मतलब सिंपल सेंटेंस से होता है। तो ध्यान रखेंगे कि द सेम के बाद हमें कौन सा लगाना है, या तो दैट आएगा या एज आएगा। नेक्स्ट, ईदर ही ईदर ही Either he nor his brother was informed about the venue of the meeting of our society. तो समझिएगा कि हमारे पास either के साथ और neither के साथ nor का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्राइमरी एरर आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, बोथ के साथ एंड का यूज किया जाता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर ये पेयर आप याद रखेंगे, पेयर ऑफ कंजंक्शंस, तो आपकी कुछ एरर यहां से भी मिल जाती है। तो ईदर के साथ नॉर लगाए, तो अब सेंटेंस का कॉन्सेप्ट समझिएगा कि सेंटेंस का क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो नॉर लगाए तो हमें लग रहा है कि सेंटेंस नेगेटिव होगा, तो हम ईदर को चेंज कर देंगे नीदर में। अब इसका मतलब हो गया कि ना तो उसे ना उसके भाई को इन्फॉर्म किया गया अबाउट द वेन्यू ऑफ द मीटिंग ऑफ आवर सोसाइटी, कि हमारे सोसाइटी का जो मीटिंग होने वाला उसका वेन्यू के बारे में उसको इन्फॉर्म नहीं किया गया। तो मतलब हम नेगेटिव सेंस लेके चले। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हमको तो लग रहा है कि बता दिया गया, किसी को तो बताया गया है, या तो उसको या उसके भाई को, तो हम नॉर को किस में चेंज कर सकते हैं, और में। यानी करेक्शन इसमें किसी भी तरीके से लगाया जा सकता है। अगर आप और लगा देंगे तो सेंटेंस पॉजिटिव हो जाएगा, जिसका अर्थ होगा या तो उसके भाई को या उसे इन्फॉर्म किया गया था। अगर आप नीदर रिप्लेस कर दीजिएगा तो मतलब ना तो उसके भाई को बताया गया, ना उसे बताया गया। तो हमें एरर यहां पे कहां मिल गया, पार्ट नंबर ए में। नेक्स्ट, ही नॉट ओनली बिहेव्स, ये ऐसे कैसे चेंज हो जा रहा है, आई डोंट नो। एक्चुअली थोड़ा सा पावर पॉइंट का इशू है, ये दिक्कत चल रहा है। ये मे बी हमारा कीबोर्ड कहीं रखा हुआ ऐसा हो। He not only behaves in hard work but also honesty of the highest order. अब यहां पर समझिएगा, अगेन हमने कहा कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो। अब इसके साथ एक एरर तो हमारा पेयर का हो जाएगा कि कुछ दूसरा पेयर इसके साथ दे दिया जाए। दूसरा एरर हो सकता है कि इसके बाद जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज किया गया है या जो भी वर्ड है, अब ध्यान रखिएगा, जिस भी टाइप का वर्ड है सेम वर्ड टाइप इधर भी होगा। अब ये वर्ड टाइप आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको मैं समझा रहा हूं कि अगर नॉट ओनली के बाद यानी कि नाउन लगा दिया जाए, सपोज क्या लगा दिया जाए, नाउन, तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन लगेगा। अगर इधर लगा दिया जाए एडजेक्टिव तो इधर भी लगाना पड़ेगा एडजेक्टिव। अगर इधर लगा दिया प्रेपोजिशन तो बाद में भी आएगा प्रेपोजिशन। तो आई होप पॉइंट क्लियर हुआ। तो अब जरा इसके पोजीशन को देखिएगा, यानी कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का जो एरर है वो इसके पोजीशन से भी दिया जा सकता है, किसको प्लेस कहां किया गया है सेंटेंस में। तो देखेंगे कि ही नॉट ओनली बिहेव्स, तो बिहेव्स हमारा वर्ब है, तो यानी कि नॉट ओनली लगाया गया वर्ब के साथ, बट ऑल्सो किसके पहले लगा दिया गया, प्रेपोजिशन के साथ। तो इसकी पोजीशनिंग गलत हो गई। अब जब पोजीशन गलत हो गया तो सेंटेंस भी गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली। तो हम इसका पोजीशन चेंज कर दें कि इसको कुछ ऐसा लिख दें कि ही बिलीव्स, यानी यहां पे हमारा सेंटेंस बन जाए कुछ ऐसा कि ही बिलीव्स नॉट ओनली इन हार्ड वर्क। तो अब इसका पोजीशन सही हो गया। तो यानी अगेन हमारा एरर कहां मिल गया, पार्ट नंबर ए में। तो यानी कि नॉट ओनली का आपको पोजीशन भी ध्यान रखना है कि दोनों तरफ सेम वर्ड टाइप यूज किया गया हो। नेक्स्ट आते हैं नंबर 5। ओ ये बैक आ जाता है एंड अगली बार करेंगे तो नंबर 6 आ जा रहा है। अब आई डोंट नो ये कैसे हो रहा है।
नो सुनर डिड शी रीच द स्टेशन देन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो देखिए हम ना इसमें एक सेंटेंस पहले बता रहे कि स्टार्ट वर्ब को बता रहे, थोड़ा सा पिक्यूलियर टाइप का वर्ब है, तो स्टार्ट को समझिएगा। अब स्टार्ट जैसे बहुत ऐसे वर्ब है, जैसे आपका लव है, लाइक है, फील लाइक है, तो इन सब फ्रेजेस के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, विच इज कॉल्ड जेरंड इन इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो यहां पर रेनिंग से कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टेड टू रेन मत करिएगा, यानी सी वाला हिस्सा हमारा सही अभी तक, सॉरी इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी स्टार्टेड के बाद रेनिंग लगा हुआ है, ये सही है। अब आगे आते हैं नॉट नो सुनर। अब नो सुनर के बाद आप देख रहे हैं डिड, कभी कभी आपको इसके पहले हैड भी दिखेगा। देखिए लगा तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको हैड और डिड इसके साथ दिखेगा। किसके साथ? नो सुनर के साथ। अगर एक छोटी सी बात आपको, अगर थोड़ी सा बहुत भी इंग्लिश आती होगी, अगर मैं आपको छोटा सा एक बात पूछूं कि नो सुनर में सुनर क्या है, तो सुनर है आपका सून का कॉम्परेटिव डिग्री। सून सुनर कॉम्परेटिव डिग्री कैसे बनता है? जब आप पॉजिटिव में ईआर लगा देते हैं, तो बन गया ये नो सुनर। ठीक है, अब कॉम्परेटिव डिग्री के साथ हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं? तो ध्यान रखेंगे कि नो सुनर के साथ हम लगाते हैं दैन। क्या लगाते हैं? दैन। चेक करिएगा तो अगेन इसके साथ एक पेयर बन गया, नो सुनर के साथ लगेगा देन, देन और हार्डली और स्कार्सली के साथ लगेगा व्हेन। ध्यान रखेंगे, हार्डली स्कार्सली के साथ लगेगा व्हेन और नो सुनर के साथ लगेगा देन। तो अब यहां पर देखेंगे तो ये देखिए कितना कंफ्यूजिंग टर्म लिखा हुआ है देन, तो ये जल्दी से पकड़ में नहीं आएगा अनलेस अंटिल आपने इसको पढ़ा है। तो नो सुनर के साथ देन आएगा, यानी कि सी पार्ट में बेसिकली एरर है हमारा, दैट इज देन। अब आते हैं कि सर ये जो पहले लिख दिया जाता है, यानी कि नो सुनर और सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, इसको इंग्लिश ग्रामर में इन्वर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्वर्जन। चलिए नेक्स्ट, अब देखता हूं फिर से चेंज होता है कि नहीं। ओके, द कैप्टन एंड हिज वाइफ वर इनवाइटेड फॉर द कल्चरल फंक्शन एट माई होम। अब समझिएगा, द कैप्टन एंड हिज वाइफ में भी लगता है कि कीवर्ड वहां पे रखा हुआ था, तो एंड से जुड़ा हुआ है। अब यहां पर इसके साथ वर्ब लगा हुआ है वर। देखिएगा हमारे पास वर्ब जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंगुलर वर्ब और एक होता है प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब वैसे वर्ब्स होते हैं जिनके अंत में एस लगा रहता है, जैसे अगर हमें लिखता है यहाँ पे वॉज, तो प्लूरल वर्ब बन जाएगा वर। तो पहले हम सब्जेक्ट को चेक करते हैं, तो दो नाउन, एक कैप्टन है एक हिज वाइफ है, यानी दो लोग हैं, दो पर्सन्स हैं, तो यानी यहां पर हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल। सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। तो वर्ब कैसा लगा? प्लूरल, यानी यहां पर सही है। वर्ब के बाद है इनवाइटेड। देखिएगा एक और चीज समझिएगा, वर्ब जो वर्ब है इसको हम बी वर्ब कहते हैं। तो बी वर्ब में क्या क्या आता है पहले ये जान लीजिए, कुछ नए होंगे बच्चे उनको नहीं समझ में आएगा तो देखिएगा। इज, एम, आर, वॉज, वर आता है, इसे हम वी वर्ब कहते हैं। इनके साथ जो मेन वर्ब का फॉर्म्स आएगा ना, उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी जा सकती है या V3। आईएनजी तब होगा जब सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में होगा, और V3 तब होगा जब सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होगा। तो यहाँ पर सेंटेंस का जो सेंस बन रहा है कि कैप्टन और उसके वाइफ को इनवाइट किया गया, तो यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो ये सही है। आगे आते हैं फॉर। तो आप समझिएगा कि इनवाइट जो है ये अपने साथ टू प्रेपोजिशन लेगा। क्या लेगा? टू। तो गलती हमें मिल गई इस बार बी वाले पार्ट में, यहां पर फॉर को हमें चेंज करना पड़ेगा टू में। द कैप्टन एंड हिज वाइफ वर इनवाइटेड टू द कल्चरल फंक्शन एट माई होम। तो आई होप पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट, ही ट्राइड टू ओपन द कैन बाय अ कैन ओपनर। अब समझिएगा कि पास्ट टेंस में लिखा हुआ है V2, टू ओपन द कैन। लेट मी चेंज द कलर। अब देखिएगा कि एक वर्ब लिख दिया गया तो दूसरे वर्ब को जोड़ने के लिए टू का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद द कैन यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, फिर आते बाई, एक आपका प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन के बाद लिखा हुआ है अ कैन ओपनर। अब इसको समझिएगा जरा, अ कैन ओपनर एक टूल के जैसा यूज हो गया, टूल हो गया या इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हैं। तो अगर हमें टूल और इंस्ट्रूमेंट के साथ प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत हो
तो ये विद प्रपोजिशन आता है। कौन सा प्रपोजिशन आता है? विद। बाई कब लगता है? बाई आप तब लगाइएगा जब कोई एजेंट हो। अगर एजेंट नहीं समझ में आ रहा तो एक दूसरा टर्म यूज करते हैं हम, डूअर, यानी कोई पर्सन होगा सिंपली, कि अगर किसी पर्सन के लिए लगाना हो तो बाई, और किसी टूल या इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज करना हो तो विद प्रपोजिशन आएगा। तो यहाँ पर बाई को आप हटा देंगे और बाई के बदले क्या लगा दीजिएगा? विद। कौन से पार्ट में एरर मिल गया हमारा? सी पार्ट में। नेक्स्ट, ओ अब देखिएगा ये 7 आ गया, ये 9 आ जाएगा, 8 पीछे रह जाता है। लेट नो वन रिमेन विद डाउट दैट इंडिया इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। ध्यान रखिएगा कि आपको सबसे पहला जो पॉइंट नजर आया ये कि सर 2 बार स्ट्रॉन्गर लिखा है, सही है। ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में गेट, ग्रो, टर्न, बिकम, अगर ये सारे वर्ब फॉर्म्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो इनके बाद 2 बार आप सीडी का इस्तेमाल करते विद कंजंक्शन एंड, सीडी एंड सीडी। तो यहां पर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आते हैं। लेट नो वन रिमेन, रिमेन आपका वर्ब का पहला फॉर्म है, तो आपको लग भी रहा होगा कि सर नो वन के साथ तो रिमेन्स होना चाहिए था। अब इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं, देखिएगा ये जो नो वन है ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जैसे आपका आता है नो वन, nobody, it means somebody, not somebody, everyone, everybody। तो ध्यान रखेंगे कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। सिंगुलर वर्ब की पहचान हमेशा ध्यान रखेंगे, उसके अंत में एस लगा रहेगा। तो रिमेन्स होना चाहिए था, आपके मन में अगर ऐसा आया तो ये गलत है। ध्यान रखिएगा कि अगर किसी सब्जेक्ट के पहले लेट लगा दिया जाए तो ये किसी भी तरह का सब्जेक्ट आएगा, इसके साथ वर्ब की V1 फॉर्म होगी, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर रिमेन सही है। अब देखिएगा रिमेन विद डाउट का मतलब नहीं समझ में आ रहा कि डाउट को अपने साथ लेकर के कहां जाएगा, तो ये विद प्रपोजिशनल एरर है, यहां पर आएगा इन। क्या आएगा? इन। लेट नो वन रिमेन इन डाउट, यानी कि इन डाउट का मतलब शक में रहना या डाउट में रहना, दैट इंडिया इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। ध्यान रखिएगा रिमेन इन डाउट होता है या बी इन डाउट होता है। बी का मतलब इज एम आर वॉज वर, ध्यान रखेंगे दोनों तरफ से। चलिए नंबर 9, हाँ तो एरर पॉइंट हमने बताया नहीं, तो एरर हमारा कहां पे है? एरर देखिए कैसे कैसे चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो एरर हमारा है बी पार्ट में। देखिए क्या हो रहा है, ये अपने आप समझ में नहीं आ रहा है, टच तो हो नहीं रहा है कहीं। अभी हमें करना है 9 नंबर। When the students reached late, the teacher objected। ओहो, ये मतलब खेला हो रहा है कि अपने आप ये चेंज हो रहा है स्लाइड्स। When the students reached late, the teacher objected their entering the class without his permission। समझिएगा सेंटेंस हमारा लिखा हुआ किस टेंस में? पास्ट में। एक आप सीरीज ऑफ टेंस भी जरूर चेक करिएगा कि अगर एक सेंटेंस पास्ट में लिखा है मतलब वर्ब फॉर्म पास्ट में, तो दूसरा भी पास्ट में होना चाहिए। कभी कभी ए एरर भी आपको एग्जाम में दे दिए जाते हैं। चलिए, तो when the students reached late, the teacher objected their। अब ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट के साथ ये एक वर्ब है, विरोध करना, ठीक है, तो ये अपने साथ टू प्रपोजिशन लेता है। कैसा प्रपोजिशन लेता है? टू। तभी इसके बाद आप कुछ लिख देंगे, तो यहां पर होगा कि द टीचर ऑब्जेक्टेड टू दियर एंटरिंग द क्लास विदाउट हिज परमिशन। अब ध्यान रखिएगा कि टू प्रपोजिशन हो गया, तो प्रपोजिशन के बाद हमें क्या लिखना था? आईएनजी। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है कि दियर लिखना है, तो दियर के बाद भी हमें, दियर एक पजेसिव डिटरमिनर है। सारी छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता चल रहा हूं, इसको पजेसिव डिटरमिनर या एडजेक्टिव आप कहते हैं। तो ये पजेसिव डिटरमिनर है, इसके बाद अगर वर्ब लिखना हो तो भी वो आईएनजी फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो दियर एंटरिंग द क्लास विदाउट हिज परमिशन। तो हमारा इस बार एरर कहां चला गया? बी पार्ट में, कि ऑब्जेक्ट के बाद हमको क्या लगाना है? टू प्रपोजिशन लगाना है। लास्ट, ये वापस आ जाता है। चलिए, शीला एडवाइज टू हर चाइल्ड नॉट टू प्ले विद बॉल ऑन द रोड। देखेंगे शीला एडवाइज्ड, V2 फॉर्म है, पास्ट टेंस है, बिल्कुल सही है। टू हर चाइल्ड। अब समझिएगा कि एडवाइज्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होता है, यानी इसके बाद हमें कोई प्रपोजिशन लिखने की जरूरत नहीं है।
ध्यान रखिएगा कि अगर आप सजेस्ट लिखिएगा या प्रपोज लिखिएगा तो इनके साथ टू प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, सजेस्ट और प्रपोज के साथ, लेकिन एडवाइस के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहां पर टू के लिखने की जरूरत नहीं है, तो एरर हमारा किसमें बन गया, ए पार्ट में। बाकी आगे देख लेते हैं कोई एरर है या नहीं। तो शीला एडवाइज्ड हर चाइल्ड नॉट टू प्ले, तो सिंपली यहां पर सही किया गया है कि टू प्ले का नेगेटिव हम कैसे बना देंगे, इसके पहले नॉट लगा करके विद द बॉल, गेंद के साथ खेलने के लिए कहा गया ऑन द रोड। तो आई होप ये पूरा पॉइंट समझ में आ गया। एक बार और आ जाइए। चलिए, तो मैं कहूंगा यही कि आप लोग बस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। और किसी तरह के डाउट्स रह गए हों किसी क्वेश्चंस, पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।